साथियों नमस्कार। मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर्स हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष, एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसे आपको ये बुरी खबर मिल ही गई होगी कि कंपटीशन रिकवरी पीरियड कम करने का जो मामला हाई कोर्ट में चल रहे थे, उसमें से इंदौर की डबल बेंच द्वारा इंदौर क्षेत्र के जो भी विद्युत पेंशनर्स या अन्य विभागों के पेंशनर्स ने इस संबंध में रिट याचिकाएं दायर की थीं, उसकी दिनांक 30/6/2025 को एक साथ सुनवाई कर समस्त याचिकाओं को डिसमिस कर दिया गया है या खारिज कर दिया गया है। आदेश की हम आगे चलकर व्याख्या करेंगे, लेकिन जो उसका अंतिम निष्कर्ष है उसका हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम मैं पढ़ के सुनाता हूं कि माननीय जज साहिबान ने, दो जज हैं डबल बेंच, यानी दो जजों की बेंच जो कहलाती है, तो इंदौर हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है, उन्होंने जो याचिका क्रमांक WP 34088 वर्ष 2024 की सुनवाई और इससे संबंधित बहुत से, मतलब इसमें समान प्रकृति के बहुत से मामले भी अन्य विभागों के, अन्य पेंशनरों के, इसमें जोड़कर एक साथ इसका डिसीजन दिया गया है। तो इसके डिसीजन की जो अंतिम पैरा है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसका हिंदी अनुवाद, क्योंकि ऑर्डर तो अंग्रेजी में है लेकिन उसका सहज समझने के लिए हिंदी अनुवाद में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है और नियमों में संशोधन करना तथा ब्याज की दर, पेंशन की बहाली की अवधि आदि तय करना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए सभी रिट याचिकाएं योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं। जिस अवधि के दौरान इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण प्रतिवादियों को EMI के माध्यम से पुनर्भुगतान नहीं दिया गया था, वह अवधि याचिकाकर्ताओं द्वारा नियमित निर्धारित EMI के साथ भुगतान की जानी चाहिए। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका खारिज की जाती है। वर्तमान मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्य आदेश संबंधित रिट याचिकाओं पर भी लागू होगा, इसलिए अन्य रिट याचिकाएं भी समान टिप्पणियों के साथ खारिज की जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। इस आदेश की एक फोटोकॉपी संबंधित रिट याचिकाओं में भी रखी जाए। ये 30 जून 2025 का आदेश है और इससे ये साफ हो जाता है कि माननीय कोर्ट का ये कहना है कि कानून बनाना सरकार का काम है और ये नीतिगत फैसला है। इसमें कुल मिला के ये है कि कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसलिए ये तमाम याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अब इसके आदेश जो है, इसका बहुत लंबा चौड़ा आदेश है। इसमें अपन बहुत संक्षिप्त में इसका आदेश के अपन चर्चा करेंगे, जिससे आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बतलाना चाहता हूं कि सबसे पहले पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कुछ बैंक एम्प्लॉइज सर्वप्रथम ये मामला लेकर कोर्ट में गए थे और वहां से उनको स्टे भी प्राप्त हुआ था। पंजाब हाई कोर्ट ने स्टे दिया था कि इनकी रिकवरी ना की जाए और उसके आधार पर फिर विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ने यहाँ जबलपुर हाई कोर्ट में केस लगाए और एक केस ही नहीं, हमने 4 केस लगाए हुए हैं, अलग अलग लाट बना के, एक के बाद एक 4 केस लगे हुए हैं। पहले केस में हमको पूरे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम स्टे मिला था और उस स्टे में ये था कि भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूल अमाउंट आपने कंपटीशन का दिया है, उससे ज्यादा की रिकवरी रोक दी जाए और उसके जो भी उससे संबंधित पेंशनर थे उनकी रिकवरी रोक भी दी गई थी। और इसके बाद बाकी जो 3 लाट है उनकी सुनवाई तो चल रही है, लेकिन उन पे स्टे अभी नहीं दिया गया है और निकट भविष्य में अभी 4 जुलाई की पेशी दिखला रही है और इसमें भी अब अंतिम फैसला आने जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला आने से पहले इंदौर डबल बेंच का जो ये आदेश आ गया, उसके कारण निश्चित रूप से
जो विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ द्वारा या और भी अन्य विभागों द्वारा या पेंशनर्स द्वारा जो जबलपुर में केस लगाए हैं, तो वो उनका आदेश भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो अब देखते हैं अभी उसमें कब फैसला आता है। लेकिन इसका जो मूल जो मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि पंजाब हाई कोर्ट ने जब स्टे दिया, हम लोगों ने स्टे लिया, तो इसके बाद और भी मतलब संगठनों ने या अपने पहल करके पेंशनरों ने केस लगाए और उनको भी बहुत से मामलों में स्टे भी मिला और उनकी रिकवरी भी रुकी। लेकिन अंतोगत्वा इंदौर डबल बेंच ने इसका अंतिम फैसला दे दिया है और सबकी मतलब जो पेंशनर्स हैं या उनके संगठन जो भी हैं उनकी पिटिशनर रिजेक्ट कर दी है, डिसमिस कर दी। अब डिसमिस क्यों की गई है, इसका लंबा चौड़ा उसमें कारण दिया गया है। लेकिन मूल कारण जो है कि जो मैं बता रहा था कि पंजाब हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया था, इसके बाद उसमें आगे सुनवाई हुई तो वो उसको पंजाब हाई कोर्ट ने वो मामला डिसमिस कर दिया। मतलब ये है कि सरकार के फेवर में या नियोजक या एम्प्लॉयर के फेवर में फैसला देते हुए अंतिम जो आदेश दिया उसमें उनने पेंशनरों की या बैंक एम्प्लॉइज जो थे उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। बैंक एम्प्लॉइज सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के पहले, अब ज्यादा डिटेल मालूम नहीं है, वो बाहर आए भी नहीं है, उनने तकनीकी ग्राउंड पे, टेक्निकल ग्राउंड पे अपनी जो SLP लगाई थी, विशेष रिट याचिका जो बोलते हैं या अनुमति याचिका बोलिए, स्पेशल लीव पिटीशन कहलाती है वो, सिविल, वो पिटीशन उन्होंने लगाई थी। वो टेक्निकल ग्राउंड बतला के उनने वापस ले ली और सुप्रीम कोर्ट के ने उनको अलाउ करके आदेश में सिर्फ ये लिखा कि भाई ये टेक्निकल ग्राउंड पे ये पिटीशन वापस ले रहे हैं और हम इनको पिटीशन वापस लेने के लिए अलाउ करते हैं। अब इसमें दिक्कत ये हुई है कि पंजाब हाई कोर्ट ने जब अपना स्टे वेकेट करते हुए पूरा मतलब पिटीशन ही खारिज कर दी और सरकार या एम्प्लॉयर के फेवर में जब डिसीजन दे दिया, तो उस डिसीजन का रिफ्लेक्शन हमारे मतलब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भी हुआ और इसलिए जो पहले जो स्टे मिलते थे वो स्टे मिलना उस पंजाब हाई कोर्ट के, चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के बाद जब केस वहां डिसमिस हुआ तो यहां भी अब स्टे देना फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी बंद कर दिया। और उसी पंजाब हाई कोर्ट का रेफरेंस देके डबल बेंच ने मध्य प्रदेश के पेंशनरों की, जो इससे संबंधित पेंशनर हैं जिसका नंबर मैंने दिया है और उसमें बहुत सी पिटीशन इन्वॉल्व हैं, तो उन सब की एक साथ सुनवाई करके उनकी पिटीशन भी कुल मिला के जो मैंने पढ़ के सुनाया उसका आधार बना के उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें चूक कहाँ हुई, देखिए रिजेक्ट तो हो गया, अब इसका हम लोगों का भी आदेश में जो प्रभाव पड़ेगा तो कुछ दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि चूंकि पंजाब हाई कोर्ट से डिसीजन खारिज हो गया, पिटीशन खारिज हो गई, इंदौर बेंच ने डिसीजन मतलब ये है कि डिसमिसल का दे के वो खारिज कर दी पिटीशन, और अब उसकी रिफ्लेक्शन हमारे हितरक्षक संघ द्वारा जो केस लगाया गया है उसमें भी आ सकता है, या उसमें थोड़ा माननीय कहना चाहिए यहाँ की जो डबल बेंच है या चीफ जस्टिस महोदय हैं और साथ के जो उनके साथ में जज साहब बैठेंगे, तो वो अगर अपना कुछ और मतलब डिसीजन देते हैं, अगर हम लोगों के फेवर में आता है तो बहुत अच्छी बात है और फिर अब देखना होगा। लेकिन अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए उस पर नहीं जाते हुए अपन इसको शॉर्ट में बात करते हैं। पिटीशन वही लगाई गई थी कि जो कंपटीशन रूल्स 1996 है उसका जो रूल 10(1) है उसको चैलेंज किया गया था इस पिटीशन में, और उसको अल्ट्रा वायरस यानी मतलब कानून या नियम के विरुद्ध कह लो या संविधान के विरुद्ध करने के लिए उसमें पिटीशन लगाई गई थी कि इसके भाई ये जो कंपटीशन का जो नियम है 15 साल वाला, और तो ये जो रूल्स है या जो नियम है ये नियम विरुद्ध असंवैधानिक है, इसलिए इसको निरस्त किया जाए, क्वेश किया जाए। इस संबंध में ये पिटीशन लगी थी और इसमें उदाहरण भी दिया था कि भाई इतने साल मतलब कुछ जो कि अपना टेबल भी लगाया था कि हमने इतने पैसा लिया था और इतना रिकवरी हो चुकी, इतनी रिकवरी 15 साल में होना बाकी है। लेकिन ये है कि ये जो है कि इसमें जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है 8% ये ज़्यादा लिया जा रहा है, और जबकि RBI द्वारा इंटरेस्ट रेट घटा दिए गए हैं, इसलिए इसको मतलब हमारा भी मतलब केस में कंसीडर किया जाए और ये जो रूल से 15 साल वाला है इसको निरस्त किया जाए। कुल मिला के इसमें इन लोगों का यही कहना था।
अब इसमें जो हुआ है, शॉर्ट में बतला रहा हूँ, अब ज़्यादा पढ़ने के उसमें वो नहीं है, लेकिन इसमें एक इंडिविजुअल जो केस लगाया जिसका नंबर मैंने पढ़ा, तो उसका जो मेन पिटिशनर था उनने अपना उदाहरण दिया है। वो उदाहरण पढ़ के सुनाने से कोई मतलब नहीं है। उनने ये लिखा था कि 5,06,881 रुपये हमने कंपटीशन मिली थी और उसमें हमारी मतलब इतनी रिकवरी हो चुकी है और इतनी रिकवरी और होना बाकी है, जो लगभग 11 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। इसलिए मतलब ये रिकवरी करना ठीक नहीं है और अभी तक हमारी 9,08,280 रुपये की रिकवरी हो चुकी है और 2,27,070 रुपये और रिकवर हो जाएंगे, जो कि नियम के खिलाफ है और ये जो इंटरेस्ट रेट है ज़्यादा तरह से निरस्त किया जाए। अब इसमें जो हुआ है कुल मिला के, वो उनका ये कहना है कि मार्केट रेट 5 से 6% हो गया है, जबकि हमसे 8% के हिसाब से 15 साल का इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जो कि नियम के खिलाफ है और ये नियम अल्ट्रा वायरस होने के कारण या असंवैधानिक होने के कारण निरस्ती करने के योग्य है। ये पिटिशनरों का कुल मिला के शॉर्ट में कहना था। अब इसमें जो मेन चीज़ है कि जो एम्प्लॉयर हैं या सरकार है या जो विद्युत कंपनियां हैं, उनने जो रिप्लाई दी है, वो रिप्लाई जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें ये कहा गया है कि जो हमने रिकवरी कर रहे हैं वो कंपटीशन रूल्स 1996 के रूल 8 के अनुसार कर रहे हैं 15 साल, जो कि सही है। और इसमें इस रूल्स में इंटरेस्ट रेट कम करने का या रिकवरी कम करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए जो हम रिकवरी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब इसमें जो कोर्ट ने मतलब आवर एक्सपीरियंस एंड कंक्लूजन, मतलब उनका जो मतलब उनके सामने जो तथ्य आए या उनके सामने जो निष्कर्ष पे पहुंचने के जो बिंदु आए, उसका लंबा चौड़ा उनने उदाहरण दिया है। तो उसमें तो उनने एक तो ये दिया है कि भाई जो 15 साल का जो 2013 में नियम बनाया गया वो नियम सही बनाया गया है और इसलिए उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि शासन को नियम बनाने का पूरा अधिकार है और वह नियम बना सकती है और उसमें संशोधन भी कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने जो दिया है कि रिजर्व बैंक जो भी रेट कम ज़्यादा करेगा जो भी है, तो उसका कंपटीशन का जो नियम है इससे कोई संबंध नहीं है और उसके आधार पर इस नियम में कोई मतलब कहना चाहिए इंटरेस्ट रेट कम करने का कोई ऐसा आवश्यक नहीं है, कोई मतलब इसमें कुछ नहीं है। और इसमें जो हम कंपटीशन का एक साथ अमाउंट देते हैं वो बिना गारंटी के हम एक साथ अमाउंट देते हैं और इसमें एम्प्लॉइज को या पेंशनर्स को इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है, मतलब इनकम टैक्स फ्री लमसम अमाउंट हम देते हैं, जबकि लोन देने में ऐसा नहीं है। तो बिना गारंटी के हम इनकम टैक्स फ्री अमाउंट देते हैं, इसलिए आरबीआई से संबंधित जो लोन के नियम हैं वो इसमें लागू नहीं किए जा सकते। इसके अलावा इन्होंने जो कहा है कि जो कंपटीशन लिया है पेंशनर्स ने, ये वॉलेंट्री है, कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको लेना जरूरी है। भाई आपकी इच्छा हो तो आप अपना कंपटीशन लें अथवा कंपटीशन ना लें, और कंपटीशन लेने के पहले उनको पूरे नियम मालूम रहते हैं या मालूम कर लेने चाहिए। कंपटीशन लेने के पहले कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको जो नियम है उनके आधार पर कंपटीशन लेना आपका अच्छा लगता है तो कंपटीशन लें, अन्यथा ना लें। इसलिए इनके ऊपर कोई कंपल्सन या कोई अनिवार्यता नहीं है। और इसलिए जब एक बार वो नियम कानून जानते हैं, उस नियम के अंतर्गत कोई ले लेते हैं कंपटीशन, एक बार ले लेते हैं तो उससे फिर वो मुकर नहीं सकते। बाद में ये नहीं कह सकते कि ये नियम ठीक नहीं है, वो नियम ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। इसमें एक न्यायिक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, एस्टोपल का मतलब ये तो लीगल लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मुकरने का सिद्धांत। मतलब एक बार आपने कोई चीज तय कर ली, एक बार आपने उसमें कमिटमेंट कर लिया, एक बार उसको आपने उपयोग कर लिया, तो उस चीज से आप मुकर नहीं सकते। इसलिए पेंशनरों ने जो ले लिया है उस नियम के अंतर्गत लिया है, इसलिए अब उस नियम में
कोई भी परिवर्तन करने का आग्रह वो मुकरना जैसे है, इसलिए ये सिद्धांत के आधार पे वे अब इस पे कोई परिवर्तन की मांग नहीं कर सकते। और इसमें ये भी लिखा है वही चीज कि भाई ये एक प्योरली एक स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, और ये जो पॉलिसी बनाई जाती है, ये जो नियम बनाए जाते हैं, ये पूरी तरह एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं, और एक्सपर्टों द्वारा निर्णय किए गए जो भी ब्याज दर है वो उसके हिसाब से इसको तय किया जाता है। और नियम या रूल्स बनाना चूंकि सरकार का काम है, इसलिए हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये उनका कहना है। अब इसके बाद है जो हाई कोर्ट ने, वही जो मैं बता रहा हूं पंजाब हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, उसी को उन्होंने पूरी तरह कोट कर दिया है, और मोटे मोटे तौर पे उस पर यही सब चीज मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कुल मिला के जो पंजाब हाई कोर्ट का आदेश है उसी को इनने आधार बनाया है। और उस पंजाब हाई कोर्ट ने जो कहा है उसमें भी यही चीज है कि भाई ये मतलब ये है कि इसको जो बनाया जाता है ये सरकार बनाती है, और जो विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है, और चूंकि नियम बनाना सरकार का काम है, इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और चूंकि अल्ट्रा वायरस घोषित करने के लिए कोई पिटिशनरों द्वारा कोई तथ्य या कोई ऐसे प्रमाण नहीं दिए गए हैं जिससे वो निट्टी ग्रिटी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस आर्डर में। निट्टी ग्रिटी का मतलब यही होता है कि कुल मिला के मतलब प्रमाणिक तथ्य, लीगल लैंग्वेज है वो, उस पर भी अपन ज्यादा जाएंगे नहीं। उसका मतलब यही हो कि कोई प्रमाणिक तथ्य, कोई ऐसा आधार ऐसे नहीं बताए गए हैं जिससे ये सिद्ध हो कि ये नियम अल्ट्रा वायरस घोषित करने योग्य है, या जो टेबल है ये कोई मतलब निराधार बना गया है। तो इसलिए कोई जब इन तथ्यों के अभाव में इनके पिटीशन जो है वो रिजेक्ट की जाती है। और एक चीज और हुई है कि रिस्पॉन्डेंट यानी जो सरकार है या जो नियोजक हैं या जो विद्युत कंपनियां हैं, इन्होंने जितने पिटिशनर हैं उनका उन्हें पूरा टेबल चार्ट बना के दिया है। देखिए अब इसमें सबसे बड़ी चीज है, आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा, पहले ये ऑर्डर पर चर्चा कर लें कि ये कैसा कैसा किया गया है, तब इसमें क्या कमी रह गई है पिटिशनरों की तरह से, वो उस पर पॉइंट पे हम आएंगे जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें आगे ये आदेश में उसके चार्ट भी दिए हुए हैं कि उनने पिटिशनरों का जो रिस्पॉन्डेंट हैं या जो उत्तरवादी, उनने पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है कि भाई इस रेट से हमने इस तारीख को इतना पेमेंट कंपटीशन का किया, इतने महीने तक हमने इस रेट से इतनी रिकवरी कर ली, और इस रेट से अभी इतनी रिकवरी बाकी है, टोटल अमाउंट इतना इनसे रिकवर किया जाएगा। इस तरह करके उन्होंने पूरा चार्ट बना के दिया है। और इस चार्ट को जो पिटिशनर है या जो पेंशनर हैं उन लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है, ये चार्ट तो ठीक है, इसमें मतलब कोई मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये जो चार्ट है ये ठीक है, मतलब इसको उनने एग्री किया है, या इस पर कोई उनने ऑब्जेक्शन इन चार्टों पर लिया नहीं है। तो कोर्ट ने यह भी लिखा है कि पिटिशन पेंशनरों द्वारा या पिटिशनरों द्वारा जो चार्ट रिस्पॉन्डेंट या उत्तरवादी कंपनियों ने या जो शासन ने प्रस्तुत किया है उस पर पिटिशनरों ने पेंशनरों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, मतलब सहमति जताई है। अब इसके बाद जो है कि जो कंपटीशन रूल्स 1996 है उसमें कहीं भी फ्लोटिंग रेट यानी परिवर्तित बार बार मतलब जो परिवर्तन किया जा सके, जैसे स्टेट बहुत से लोन मामलों में बैंकों में चलता, हाउसिंग लोन वगैरह में, कि फ्लोटिंग रेट मतलब बार बार वो रेट रिवाइज होते रहते हैं। तो 1996 का जो नियम है उसमें आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो फ्लोटिंग रेट तय किए जाते हैं उससे संबंधित कोई इस कंपटीशन रूल्स में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए जो कुल मिला के इतना सब कहने के बाद माननीय कोर्ट ने, जो मैंने लास्ट में अभी स्टार्टिंग में पढ़ के हिंदी में सुनाया था कि भाई ये इसके आधार पे ऐसा ऐसा संक्षिप्त में मैंने बताया, तो ये उनने आदेश पारित कर दिया और पिटिशनरों की
डिसमिस कर दी पिटीशन है सभी। अब इसके बाद जो हो रहा है, लंबा चौड़ा ऑर्डर है, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसलिए मैंने इसमें बताया नहीं। अब मुद्दे पे हम ये आते हैं कि इसमें कमी कहाँ रह गई और क्या ऐसा हो जाता है जिसके कारण हम लोग जब पिटीशन लगाते हैं तो बड़े आशान्वित रहते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं, अपना जितना ज्ञान है उसका उपयोग भी करते हैं और पिटीशन देखभाल के बड़े पढ़ के और वकीलों से या और भी जानकार लोगों से चर्चा करके पिटीशन लगाई जाती है। लेकिन जब कोर्ट पिटीशन डिसमिस करती है और उसमें जो कारण देते हैं उससे ये समझ में आता है कि हम लोगों ने तो बहुत कुछ ऐसा पिटीशन तैयार करने में छोड़ दिया है या छूट गया है, या पिटीशन में लिखा भी है तो आर्गूमेंट में हम सही नहीं कर पाए हैं, या माननीय जज साहबों को हम अपने जो कहना चाहिए पॉइंट्स हैं वो सही तरीके से समझा नहीं पाए और आर्गूमेंट भी सही नहीं कर पाए हैं या ना उतने दस्तावेज दे पाए हैं। तो इसके कारण ऐसा मतलब जो ऑर्डर पढ़ने से लगता है कि बहुत सी कमियां हमारी तरफ से रह गई हैं। या फिर ये भी होता है कि कोर्ट भी बहुत सब मामलों में ये हमने जो कहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते और उनका हर जज साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उनका जो एक्सपीरियंस रहता है, जो उनको लॉ और लीगल जो कहना चाहिए समझ रहती है, उसके आधार पे वो अपना डिसीजन या उनके पास पुराने जो उदाहरण रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो साइट्रेशन रहते हैं, या उस आधार पे वो डिसीजन देते हैं। एक चीज़ और होती है कि जज साहबों के सामने जो आप प्रस्तुत करते हैं, पिटिशनर प्रस्तुत करता है या जो मतलब उत्तरवादी हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो जो प्रस्तुत करते हैं उसी आधार पर वो डिसीजन देते हैं। वो कानून के आंखों में जो पट्टी बोलते हैं ना कि वो मतलब कानून खुद कुछ नहीं देखता, जो आप जितना दिखाओगे जितना समझाओगे उतना ही वो देखेगा समझेगा और उसी आधार पे अपना निर्णय देगा। तो इसी आधार पे वो निर्णय होता है। इसलिए आपने जो बतलाया और सामने वाले ने जो बतलाया, दोनों के निष्कर्ष स्वरूप और जज साहब के जो समझ में आया, जो उनका एक्सपीरियंस है, आधार पे वो डिसीजन दे देते हैं। तो ये डिसीजन भी उसी आधार पे हुआ है। लेकिन अब मैं जो आ रहा हूं, ये हमारे जो भी केस चल रहा है उसके लिए भी मैंने जो पॉइंट तैयार किए थे कि हमको कोर्ट में क्या प्रस्तुत करना चाहिए था या क्या प्रस्तुत करना चाहिए, तो वो पॉइंट मैंने हमारे वकील साहब को ही भेजे हैं। और चूंकि ये केस इंदौर बेंच से हार चुके हैं, अब निश्चित रूप से अगर इनकी तैयारी होगी और भी संगठनों की या पेंशनरों की तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि वो अपना ज्ञान तो लगाएं, अपना जो भी है परिश्रम वो तो करें ही, साथ में मेरे जो पॉइंट हैं वो इस वीडियो को सुन के मेरे पॉइंट भी अगर वो शामिल कर सकें तो निश्चित रूप से अंतोगत्वा यहाँ एक दूसरे संगठन को मदद करने का मेरा उद्देश्य है। और किसी संगठन की कमी या किसी की मतलब नुक्ताचीनी करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि कोई भी केस जीते हारे, लेकिन अगर कोई पेंशनरों के हित में कोई अच्छा डिसीजन आता है तो इसमें अंतोगत्वा सभी पेंशनरों का भला होगा। इसलिए अगर इस वीडियो को कोई सुने, कोई दूसरे संगठन सुने, कोई जो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं, अगर वे सुने और इस पॉइंट को रेज करें तो शायद हम लोगों का काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और पेंशनरों का भला होगा। देखिए क्या होता है, जैसे पहले भी वीडियो में बताया था कि किसी रूल्स को, किसी नियम को, ये तो तय है, हम भी इसमें सब मानते हैं कि नियम बनाना सरकार का काम है, विधायिका का काम है, विधानसभा लोकसभा संसद का काम है और नियम बनाना या उसमें संशोधन उन्हीं के द्वारा किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ना इसमें कोई आर्गूमेंट है ना कोई डिस्प्यूट है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी डिसीजन है, मैंने इसमें कोर्ट किया हूं, उस पर नहीं जाऊंगा। किसी संगठन को या किसी पेंशनर को या किसी पिटिशनर को अगर ये पॉइंट PDF में चाहिए तो मैं उनको भेज दूंगा, जिसमें इसमें जो कोर्ट के मैंने कोड भी किए हैं कि किस आधार पर मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, तो वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से आपके काम आएगी आगे चल के। तो मैं इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शार्ट में आपको बताता हूं कि किसी नियम को अल्ट्रा वायरस घोषित करने के लिए 4 पैमाना है, 4 पॉइंट पे आप किसी नियम को, कोर्ट तभी हस्तक्षेप करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तभी उस नियम पे हस्तक्षेप करेगा जब आप इन 4 पैमाने पे उस नियम को असंवैधानिक घोषित कर दोगे। सबसे पहला उसमें यह है कि वो संविधान के विरुद्ध हो, संविधान की जो मूल भावना है या संविधान में जितने भी सेक्शन दिए हैं उनके बिल्कुल विपरीत अगर कोई नियम है तो वो अल्ट्रा वायरस घोषित किया जा सकता है। दूसरा यह है कि विद्यमान किसी एक्ट के विरुद्ध है, यानी जो ऑलरेडी कोई एक्ट लागू है और उस एक्ट के
अगेंस्ट में या उस एक्ट से उलट कोई नियम बनाया गया है या कोई एक्ट बनाया गया है तो उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। तीसरा जो है कि संविधान के तहत जो गारंटेड फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब वो ये जो आपके मूल अधिकार हैं, संविधान के तहत जो नागरिकों को, भारतीयों को जो मूल फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका उल्लंघन होता हो। और चौथा ये है कि मतलब अपने पावर से अतिक्रमण करके, यानी जो आपके पावर में नहीं है तो वो पावर से बाहर जाके आपने कोई नियम बना दिए गया हो, तो उसके आधार पे अगर कोई ऐसा नियम है जो पावर से बाहर की चीज हो, कि भाई जिस नियम को बनाने का आपको पावर ही नहीं था है, इसके बाद भी आपने कोई नियम बना दिया, तो ऐसा कोई नियम बनाया हो तो वो भी अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाता है और तभी मतलब कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करती है। अब इस संबंध में जो तथ्य या पिटीशन में जो भी पेश किए गए होंगे, वो कोर्ट का ये कहना है कि प्रामाणिक रूप से आपने इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाए चारों पैमाने को कि कोई नियम मतलब या कोई जो बना है, जो नियम बना है जो 15 साल की रिकवरी वाला और 8% का इंटरेस्ट वाला, वो कोई इसमें आपने बताया नहीं। अब इसमें दूसरा जो है कि हमारा ये कहना है कि ये जो नियम है कंपटीशन का, जो 15 साल रिकवरी वाला नियम है, ये इसलिए अल्ट्रा वायरस होना चाहिए, जिस पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए कि ये हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे और मध्य प्रदेश के साथ भी मैं विद्युत मंडल या विद्युत कंपनियों की बात करूंगा तो विद्युत कंपनियों की बात करूंगा, बाकी अपने को दूसरा बहुत भारत सरकार या और कोई उससे अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि भाई कोई जो होता है, आपने कंपटीशन रूल्स 1996 बनाया वहाँ तक ठीक है, इसके बाद जो आपने 15 साल की रिकवरी पीरियड वाला जो आपने बाद में सर्कुलर निकाला और जो टेबल आपने पहले 4.5% वाला था और उसके बाद 8% वाला टेबल जो आपने एप्लीकेबल किया, तो इसके संबंध में विधानसभा में ये क्या पारित हुआ है, क्या इसका गजट नोटिफिकेशन निकला है, ये रिकॉर्ड कोर्ट में बुलवाना चाहिए था, रिकॉर्ड कॉल करवाना चाहिए था, या ये ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि भाई ये गजट नोटिफिकेशन अगर निकला है तो गजट नोटिफिकेशन पेश किया जाए, विधानसभा में पारित हुआ है तो विधानसभा पारित कब किया गया है उसका दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। ये एक चीज कोर्ट में करनी चाहिए थी जो नहीं की गई मेरी समझ में। इसके अलावा जो चीज है, एक इस पे अपन ने इस बात पे जोर नहीं दिया, या दिया होगा तो ये आदेश में नहीं दिख रहा है कहीं, कि पेंशन जो है जिसका वो अपन DS नखरा वाला जो 1982 सन का उदाहरण देते हैं, जो संविधान की मतलब संवैधानिक पीठ जो बैठी थी 5 जजों की, उनने जो मतलब एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था कि भाई पेंशन कोई उपहार नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कोई खैरात नहीं है, बल्कि पेंशन की संपत्ति है। तो जब पेंशन की संपत्ति है, या उसमें एक शब्द और इस्तेमाल हुआ है डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम का मतलब हिंदी अनुवाद करें तो विलंबित आय, मतलब ऐसी आय जो आपको हो तो गई थी लेकिन उसको आपको प्राप्त नहीं हुई थी, मतलब ऐसी आय जो आपने अर्जित कर ली थी कहना चाहिए, या आपके नाम से वो आय आ गई है, आय हो चुकी है आपको लेकिन आपके हाथ में नहीं आई, तो डेफर्ड इनकम है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो हमारा ये कहना चाहिए था वहां कि भाई जब ये संपत्ति है हमारी, और ये संपत्ति जो है ये शासन के पास या हमारे नियोजक के पास हमारा जमा है, ऑलरेडी जमा है, और उसमें से कुछ हिस्सा आप हमको दे रहे हो, तो जब हमारी संपत्ति आप हमको वापस कर रहे हो तो उस पर काय का इंटरेस्ट और काय का आप मतलब हमारे ऊपर एक कहना चाहिए एक एहसान कर रहे हो, या मतलब आप ये कह रहे हो कि हमने इसको ये दिया तो इनका इनकम टैक्स फ्री मिला और हमने तो बिना गारंटी के दिया। तो भाई गारंटी की इसलिए जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी आपके पास हमारी पैसा जमा है, ऑलरेडी हमारी संपत्ति जो विलंबित आय है, डेफर्ड इनकम है, आपके पास है,
आप उसमें से कुछ हिस्सा हमको लौटा रहे हो, हमारा ही माल हमको लौटा रहे हो, तो गारंटी की भी आपको जरूरत नहीं है। और चूंकि संपत्ति पे इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए जो कंपटीशन वैल्यू की पैसा हमको मिला उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता, क्योंकि वो कोई आय नहीं है हमारी, वो हमारी संपत्ति, और संपत्ति वापस करने पे इनकम टैक्स नहीं लगता। इसलिए इस चीज का विरोध करना चाहिए था कि भाई ये संपत्ति को वापस करने का मामला है, इसलिए इसमें जो इनकम टैक्स फ्री वाली जो तर्क दिया जा रहा है, ये इनकम टैक्स फ्री और गारंटी वाला ही इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि जिसका माल है, जिसकी संपत्ति है, वही उसी को उस पर कुछ हिस्सा वापस कर रहा है, इसलिए वो उस पर टैक्स लगने का या उस पर कोई गारंटी का सवाल नहीं उठता। अब दूसरी चीज और है कि अगर फिर जैसे कोर्ट ने भी बोला, एक तरफ कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई ये लोन नहीं है, इसको लोन की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, ये लोन आरबीआई की जो लोन की है उससे ये डिफरेंस मामला है, ये गारंटी ऐसा है वैसा है, ये लोन इसको नहीं कहा जा सकता। जब कोर्ट खुद कह रहा है कि इसको लोन की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता, तो फिर इंटरेस्ट वो क्यों बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो सही है? इस चीज का विरोध करना चाहिए था कि भाई जब आप खुद कोर्ट ये कह रहा है कि ये लोन नहीं है, और जब कोर्ट लोन नहीं है तो इस पर ब्याज क्यों 8% लिया जा रहा है? फिर ब्याज भी नहीं लेना चाहिए। और कंपटीशन का जो 1996 का मामला है, मतलब जो नियम है, उसमें कहीं भी इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट का कोई उल्लेख ही नहीं है। जब इंटरेस्ट का, ब्याज का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है, तो फिर ब्याज क्यों लिया जा रहा है? इस चीज का भी विरोध किया जाना चाहिए था। और अगर इसको लोन मान रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, तो फिर भाई आरबीआई की गाइडलाइन तो फिर मानना चाहिए, उसका जो रेट बार बार रिड्यूस हो रहे हैं वो आपको मानना चाहिए। इसमें जो टेबल है उसका भी आपने विरोध नहीं किया कि भाई आपको कोर्ट से ये कहना चाहिए, या जो रिस्पोंडेंट है उनसे ये कहना चाहिए था कि भाई जो पुराना टेबल था 2006 से पहले का, जो 4.75% इंटरेस्ट का टेबल था, या जो 12 साल का नियम था, उसको बनाने का क्या अधिकार, मतलब आधार था, क्या डाटा था आपके पास, क्या आधार था, क्या तथ्य थे, वो किस आधार पे बनाया गया, उनको आधार क्या था? और इसके बाद जो आपने 8% किया और 15 साल किया, उसका क्या आधार था? ये चीज भी ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने बुलाया जाना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं बुलाया गया है। भाई बिना आधार के आप 4.75% से 8% कर देंगे, 12 साल से आप 18 साल कर देंगे। नियम बनाना आपका अधिकार है, इसका मतलब आप मनमाना आर्बिट्रेरी नियम बना लेंगे। भाई आप आधार कोर्ट के सामने पेश करो, कोर्ट को भी पूछना चाहिए था कि भाई आपने किस आधार पे पहले बनाया था रिकवरी का 12 साल और 4.75% इंटरेस्ट, और फिर ये टेबल चेंज करके आपने 8% और 15 साल का नियम किस आधार पे बनाया, उसके क्या आधार थे? अब वो उसमें नीचे लिखा रहता है, आप टेबल में देखना, एज पर LIC है। अब LIC का आप इसमें कमी ये भी हो जाती है कि हम लोग ठीक से उसको अब नहीं कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि भाई क्या कोर्ट होता क्या है। जैसे मैं इतना सब बतला रहा हूं, लेकिन कोर्ट में मैं तो खड़ा होऊंगा नहीं, कोर्ट में खड़े होंगे हमारे एडवोकेट। अब एडवोकेट कितना वहां बोलते हैं, और फिर क्या है, जजों के सामने भी एक एक दिन में 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 केस रहते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपको पूरा टाइम दें, आपको एक एक बात सुने। तो वो भी बिल्कुल बोलते हैं कि भाई आप कहिए क्या है, और 1-2 मिनट में अगर आपने कुछ उनके लायक बात नहीं बता पाई या उनको कुछ समझा नहीं पाया, तो वो फिर बोलते हैं कि रहने दीजिए, और केस आपका खारिज हो जाता। तो ये पॉइंट उठ भी नहीं पाते। तो मेरा कहने का मतलब इसमें यही था कि इसमें जब LIC का आधार दिया, तो LIC ने पहले किस आधार, पहले क्या आधार था, बाद में क्या आधार है, ये सब चीज डाटा बुला के टेबल को भी चैलेंज करना चाहिए था कि ये टेबल गलत बने। आपने जो उनने टेबल प्रस्तुत किया रिस्पोंडेंट ने, उस पर आपने सहमति दे दी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं। और जो टेबल फर्स्ट और सेकंड जो है कंपटीशन का, उस पर भी आपने कोई ऑब्जेक्शन प्रॉपर, मतलब तथ्यात्मक लिया नहीं, इसलिए कोर्ट ने भी उसको माना नहीं। अब तीसरी चीज जो है कि भाई ये तो वॉलेंट्री है, लेना था नहीं लेना था ये आपके ऊपर निर्भर है, आपने तो नियम जान और मतलब जानते समझते लिया। तो अब हम स्टेट की पेंशनरों की बात नहीं करेंगे कि उनने क्यों लिया, हालांकि वो भी ये रहता है कि भाई बहुत सी चीजें ऐसी आवश्यकताएं रहती है, लड़की की शादी है, मकान बनाना है,
या कोई अपने को बच्चों के लिए कुछ रोजगार करवाना है, तो बहुत सी ऐसी आवश्यकता रहती है बीमारी का इलाज कराना, इसलिए आदमी इकट्ठा पैसा चाहता है तो ले लेता है, और जिनको जरूरत नहीं रहती वो नहीं भी लेते हैं। तो इस कारण होता ये है कि हम उस पर तो नहीं जाएंगे कि भाई आपने आंख खोल के लिया, आपने तो मन से लिया इसलिए अब आप मुकर रहे हैं, जो गलत है। हम विद्युत मंडल की बात करें, विद्युत कंपनियों की बात करें, तो हमने बोला कि भाई हम तो इस कारण ले रहे हैं कि भाई हमारी विद्युत कंपनी में जो पेंशन फंड की गारंटी नहीं है, हमको आगे पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पेंशन फंड में कम से कम 55-60 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है और 1500 करोड़ रुपए जमा है। हम हर जगह मतलब मामला ले गए हैं, लेकिन वो जब पेंशनों की गारंटी नहीं है, सरकार भी गारंटी नहीं दे रही, और निजीकरण होते जा रहा है, कंपनियां बंद होते जा रही हैं या उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, निजी कंपनियों को दिया जा रहा है, निजीकरण द्रुत गति से है। तो जब पेंशन की गारंटी नहीं तो हम तो मजबूरी में ले रहे हैं। अगर पेंशन की गारंटी होती तो बहुत से लोग नहीं लेते। जब पेंशन की गारंटी नहीं है कि अगले 2-4 साल में क्या होने वाला है, इसलिए हम मजबूरी में ले रहे हैं। और फिर नियम आपने बनाए हैं, एक तरफा नियम है, इसको जानते समझते भी कि भाई हमको तो कल को पेंशन डूब जाएगी, हमारी नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसलिए मजबूरी में हम ले रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने भाई स्वेच्छा से लिया, हम व्यवस्था कारण ले रहे हैं। तो निजीकरण का जो प्रभाव पड़ रहा है और पेंशन फंड में जो पैसा जमा नहीं है या हमारी पेंशन की विद्युत पेंशनरों को गारंटी नहीं है, इस कारण हमने कंपटीशन लिया है। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यार आपने तो नियम मतलब जानते समझते और स्वेच्छा से लिया, आंख खोल के लिया है, हमने तो विवश होके लिया है। ये पॉइंट भी वहां से उठाना चाहिए था। और एक चीज और है, ये मतलब इनमें ये पॉइंट भी उठा है कि भाई इनको जब एक साथ पैसा मिल जाता है तो इससे ये कमाई करते हैं, पेंशन के ब्याज कमाते हैं या कहीं से भी इतना पैसा इनको मिल जाता है तो इनको इनकम होती है। तो हमारा ये कहना है, यह कहना चाहिए था कि जब हमारी प्रॉपर्टी है पेंशन, हमारी प्रॉपर्टी हमको वापस मिल गई, हम उस प्रॉपर्टी का कैसा उपयोग करते हैं, वो प्रॉपर्टी आज हमारी, या आप ये समझ लो कि मकान है हमारा, जमीन है हमारी, वो कभी हमारी 10 लाख की थी, जो भी थी हमारी, वो प्रॉपर्टी आज कितने साल की हो जाती है, हम उससे क्या कमाई कर रहे हैं, हमारा खाली रूम को हम किराए से दे दिए या कोई दुकान खोल दिए कहीं, उससे इनकम हो रही। तो आप ये थोड़ी कह सकते भाई हमारे प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार है, हम उसका कैसा भी उपयोग करें। लॉस होता है तो क्या कंपनी बोलती है कि आपका पैसा डूब गया, मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया मेरा पैसा 5 लाख रुपए कंपटीशन का, और वो पैसा डूब गया, तो कंपनी पैसा देगी क्या हमको? लॉस हुआ, आप फायदा हो रहा है तो आप फायदा गिना रहे हो कि इनको तो फायदा होता है, लेकिन जब लॉस हुआ, बीमारी में हमारा पैसा बहुत सा खर्च हो गया और इसके बाद भी बीमार आदमी नहीं बचा, तो क्या वो कंपनी देगी क्या? तो ये तर्क भी उठाना चाहिए था कि ये जो बोल रहे हैं कि यार इनको पैसा मिल जाता है तो ये डिपॉजिट करके या कहीं भी करके इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं। तो भैया पैसा कमाते हैं तो उसका तो एक तो ये हमारी प्रॉपर्टी है जो मैंने बताया, और दूसरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जो बोलते हैं ना महंगाई का जो एक पॉइंट बढ़ते रहता है, तो उसका कंपनसेशन भी तो आप जोड़ो कि उस समय 5 जब आपने दिया वो क्या वैल्यू थे और आज क्या वैल्यू है, और उसका कितना मतलब रुपये का अवमूल्यन हो गया है, पैसा की मतलब जो ताकत है वो घट गई। तो इस पॉइंट पे भी उठाना चाहिए कि उनको ये इनकम हो रही है। तो फिर हम भी ये कहते हैं कि हमारी जो ईएमआई है, आप 8% ले रहे हो, 8% के अलावा हमारा जो आप मंथली जो पेंशन से पैसा काट रहे हो हमारा 1/3, वो पैसा भी तो आप इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हो, ये रेकरिंग करेगी कंपनी है, शासन रेकरिंग करेगी, तो उस पर भी तो उनको पैसा मिल रहा है ना, उस पर तो उनको ब्याज मिल रहा है या कहीं से फायदा मिल रहा है, तो वो भी आप गिनो। तो ये उनका तर्क, इस पे भी मतलब अपने को कहना चाहिए था कि हाँ इनकम क्या हो रही क्या नहीं हो रही, ये आपका मामला नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी का हम कैसा उपयोग करें, इसको हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि प्रॉपर्टी का ऑनर जो है वो अपना उपयोग अपने अनुसार कर सकता है। तो इसका इनकम वाला मामला भी इसमें आपको विरोध करना चाहिए था। और यह है कि इसमें एक चीज और बोलना चाहिए था कि मध्य प्रदेश का जो कंपटीशन नियम है या रूल्स है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम है और रूल्स है, इन दोनों में बहुत अंतर है। ये दोनों अंतर भी कोर्ट के सामने लाए जाने चाहिए थे कि वहां आपको 40% तक कंपटीशन वैल्यू मिलती है, यहाँ आपको मतलब 1/3 या 33% ही कंपटीशन वैल्यू मिलती है? उसका आपको पॉइंट आउट करना चाहिए था। वहां पूरी तरह आपको मतलब कह चाहिए
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का योजना का पूरा लाभ मिलता है, बीमारियों का इलाज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉइज के पेंशनर को बहुत से फायदे दिए जाते हैं। वहां का डीआर जो है वो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डेट से डिक्लेयर करती है उसी डेट से सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनरों को दे दिया जाता है, लेकिन हमारे एमपीवी के राज्य पेंशनरों को बहुत लेट में दिया जाता है। तो आप रूल्स को उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि वो रूल्स ऐसा और ये दोनों रूल्स बराबर है। भाई हमारे नियम में तो हमको डीआर का भी घाटा हो रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है तो उसको पूरी तरह मानो और उसी के आधार पे हमको पूरी फैसिलिटी दो या पूरा पैसा दो। लेकिन आप ना महंगाई राहत देते, ना हमको पूरा कंपटीशन का पैसा देते, ना आप हम चिकित्सा सुविधा वगैरह जो पेंशनरों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो कुछ देते, तो आप इन दोनों की तुलना एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज का भी विरोध करना चाहिए कि भाई हमारी स्थिति अलग है, हमारे विद्युत कंपनियों की स्थिति अलग है, हमको महंगाई राहत भी नहीं देते, हमको कोई इनकम उसमें नहीं होती। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि यार कोई पेंशनर पहले मर जाता है तो उसका कंपटीशन वैल्यू का पैसा माफ कर देते हैं। तो इसमें यह कहना चाहिए कि भैया कंपटीशन का पैसा, इसका डाटा कितना है, कितने पेंशनरों का कंपटीशन आपने माफ किए जो मर गए। बहुत कम डाटा मिलेगा आपको, कोई डाटा कोर्ट में पेश नहीं किया और हम लोगों ने उस पर मांगा भी नहीं ऑन दी रिकॉर्ड। ये डाटा भी बुलाना चाहिए था कि आप डाटा तो बताओ कि कितने पेंशनर हैं आपके और कितने पेंशनर का आपने कंपटीशन माफ किया। और दूसरी चीज, कंपटीशन का रिकवरी का बाकी पैसा आपने चलो माफ भी कर दिया, तो फैमिली पेंशनरों को भी तो आपने 50% जो पेंशनर को पेंशन मिलती है उससे घटा के आपने 30% कर दिया, यानी 20% पेंशन फैमिली पेंशनर की आप कम देने लगे, तो वहां भी तो घाटा हुआ ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि पेंशन माफ कर, मतलब माफ कर देते हम कंपटीशन वैल्यू जो रहती है, कोई पेंशनर मर जाता है। तो ये तर्क का भी विरोध करना चाहिए था, डाटा बुलवाना चाहिए था। और 20% आप जो कम कर देते हो वो काय के लिए कम करते हो, फिर फैमिली पेंशनर को भी हमारा पूरा 50% देते रहो। तो इस पॉइंट का भी विरोध किया जाना था, लेकिन नहीं हो पाया है। और जो संवैधानिक अधिकार हैं, जैसे वही जब कह रहे हैं कि इसमें आर्टिकल 14 का भी उल्लेख करना चाहिए था, समानता का अधिकार। 226 आर्टिकल के आधार पर ये रिट याचिकाएं तो दायर की गई थी, इसमें आर्टिकल 14 का भी मतलब कहना चाहिए, इसमें समानता का जो अधिकार है उसका भी इसमें उल्लेख करके बोलना चाहिए था कि भाई समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और मतलब ये है कि अगर इसको लोन माना जाता है तो जैसे दूसरे लोन के जो प्रोसीजर हैं, आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसका भी इसमें पालन किया जाना चाहिए था। और अगर लोन नहीं माना जा रहा है तो फिर वो उसको फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से मान के प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको डील करना चाहिए था, फिर इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेना चाहिए था। और जो अलग अलग कंपटीशन मतलब के नियम हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ अलग हैं, मध्य प्रदेश में अलग हैं, विद्युत कंपनियों में अलग हैं, या और भी स्टेट में अलग हैं, किसी में 12 साल में रिकवरी पीरियड खत्म हो रहा है, किसी में 13 साल में हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए। देश का एक है, जब संविधान एक है तो पूरे भारतीय नागरिकों को, पूरे पेंशनरों को एक से अधिकार मिलके समानता का उनसे व्यवहार करना चाहिए। ये पॉइंट भी उठाया जाना चाहिए था। इसके अलावा इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज छूट गई है कि जो आदरणीय माननीय जस्टिस पीवी रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो एक माननीय जो पीवी रेड्डी साहब हैं, इनका एक कमीशन बनाया गया था जिसमें ये खुद भी थे, एक हाई कोर्ट के जज थे, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे, और ये जजों के लिए जो कमेटी बनी थी वेज रिवीजन के लिए, उस संबंध में इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट को सरकार माने ना माने, नहीं मानी ये बात अलग है। 5वें वेज कमीशन की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन की गई थी, उसको नहीं मानी सरकार ने कि भाई कंपटीशन पीरियड कम करो, नहीं मानी, वहां तक ठीक है। लेकिन कोई ना मानने से वो रिपोर्ट के जो तथ्य हैं या जो प्रमाण हैं या उसकी जो सटीकता है वो खत्म नहीं हो जाती। तो हमको पीवी रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट पे कोर्ट का ध्यान दिलाना चाहिए था कि सर ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जज साहब थे उन्हीं की रिपोर्ट है, और उन्होंने भी मतलब पूरा तरह से इसका कैलकुलेशन करके पूरी तरह से आपका पूरा उसमें आपका कितनी मतलब जीवन का औसत है और आपका कितना, बहुत सी उसमें डिस्कशन करके लंबा चौड़ा उन्होंने रिपोर्ट बना के दी है। तो इस रिपोर्ट को भी ऑन दी रिकॉर्ड लेके उसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी कि रिपोर्ट सही है या गलत है, इसको देखा जाए। सरकार ने नहीं माना ये चीज अलग है, लेकिन अगर कोई नियम गलत बना है और जो चीज इस कमीशन की रिपोर्ट से प्रमाणित होती है तो इस कमीशन को ऑन रिकॉर्ड लेके इसके आधार पे मेरिट का आकलन किया जाना चाहिए।
इसके अलावा जो है कि जैसे वो हमारे इधर के सारणी वाले थे BL मदरिया जी, जिनकी पिटीशन नंबर थी 258 मतलब 2581 2010 की, उसका जो डिसीजन था उसमें भी मतलब ये माननीय हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि भाई रिकवरी आप एक्सेस रिकवरी नहीं कर सकते। तो इस डिसीजन को भी ध्यान में माननीय हाई कोर्ट को रखना चाहिए था कि एक उनका खुद का डिसीजन है, तो उसमें भी देखना चाहिए था। तो ये भी हाई कोर्ट के ध्यान में नहीं लाया गया है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो इस तरह के बहुत से मामले हैं। तो कुल मिला के कहना यही है कि मोटे मोटे तौर पे अगर कहा जाए कि पहली चीज तो ये है कि अगर नियम है इसको अल्ट्रा वायरस घोषित करने के लिए जो 4 पैमाने मैंने बताए, उसके आधार पर पर्याप्त प्रमाण जुटाने चाहिए थे। टेबल को भी चैलेंज करना चाहिए था। जो LIC का आधार ये बतला रहे हैं वो आधार के जो हैं कि जो नियम बदला है जो उसको कॉल करना चाहिए था कि भाई ये रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जाएं। और इसका मध्य प्रदेश खासकर बोल रहा हूँ, और विद्युत कंपनियों के आधार पे कि ये जो इसका जो नियम इनने अडॉप्ट किया है, नियम बनाया वो भी ठीक है। इसके अलावा जो नियम में चेंज किया है इनने, जो टेबल एप्लीकेबल किया, तो इसके भी क्या विधानसभा में पारित हुआ है, क्योंकि नियम है और विधायिका का काम है। तो विधायिका ने क्या ऐसे पारित किया है, इसका कोई गजट नोटिफिकेशन निकला है, वो रिकॉर्ड भी। और MP गवर्नमेंट के पास क्या आधार था कि किसी की कॉपी करके आपने भी वही नियम बना दिया और उसी नियम को उठा के विद्युत कंपनियों ने भी लागू कर दिया। तो विद्युत कंपनियों के पास क्या आधार था, दूसरे ने कोई बनाया उसका आधार आपने मान लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट का आधार मान लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने LIC का आधार मान लिया। भाई आप अपने आधार तैयार करिए, आप अपने तथ्य एकत्रित करिए। तो ये चीज को भी कहा जाना चाहिए था। तीसरी चीज, जो चीज है ये लोन है या संपत्ति है, इसका भी क्लेरिफिकेशन किया जाना चाहिए था। जैसा मैंने बताया कि उस आधार पे कि भाई आप प्रमाणित करो कि ये प्रॉपर्टी है हमारी पेंशन या लोन है। अगर प्रॉपर्टी है तो फिर इनकम टैक्स गारंटी और इंटरेस्ट रेट वगैरह की इसकी बात मत करो आप। और अगर लोन मान रहे हो तो लोन के जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, शायद मैंने कहीं सुना है कि भाई जितना मूलधन है उससे ज़्यादा ब्याज आप ले नहीं सकते। कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन फाइनेंशियल जो मतलब कहना चाहिए जानने वाले CA कोई या कोई मतलब बैंक से संबंधित जो एडवोकेट हैं वो लोग ज़्यादा बता पाएंगे कि कहीं कोई ऐसा नियम है क्या कि मूलधन जो है उतना ही आप इंटरेस्ट ले सकते, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते, ऐसा या जो भी चीज़ है। या कुल मिला के हमारे ये कहना है कि RBI की जो गाइडलाइन है या फाइनेंशियल लोन से संबंधित जो नियम कानून है वो अगर लागू करते हो तो फिर अगर लोन मानते हो तो वो नियम कानून लागू करो और उसमें समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं वो करो। तीसरी चीज़ ये है कि वो फायदे और नुकसान वाली बात है। तो फिर भाई आप हमको DR भी पूरा दे आप, जो DR मिलता है वो भी आप हमको टाइम पे पूरा दो। जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कंपटीशन देती है 40% देती है, जो भी उसके हैं उस आधार पे, और जो भी उनकी फैसिलिटी है जिस आधार पे उनकी चिकित्सा का जो भी फायदा मिलता है पेंशनरों को, पूरी फैसिलिटी हमको दो। तो ये सब पॉइंट उठाए जाने चाहिए। और इसमें फिर ये है कि बात वही आ जाती है कि हम कितना बोल रहे हैं, एडवोकेट वहाँ कितना बोल रहे हैं, जज साहब कितना उसको अपने उसमें कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो होता क्या है कि हम लोगों का भी सीमित संसाधन है, हम भी एक एडवोकेट खड़े कर पाते हैं। विद्युत कंपनी ने 6 एडवोकेट खड़ी कर दिए, गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट खड़े हो जाते हैं और उनके पास पूरी लीगल टीम, मतलब अपराध पैसा रहता है, कहना चाहिए फंड रहता है, पूरी लीगल टीम रहती है, सैकड़ों हजारों आदमी उनके सब बैठे रहते हैं सब। तो हम लोगों के सीमित संसाधन है। तो स्थिति ये है, इसमें ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा डिसीजन जो आएगा, ये तो पॉइंट मैंने बताए, और किसी संगठन को या किसी पेंशनर को चाहिए तो मेरे से वो अपना WhatsApp नंबर भेज दे। तो हमारे जो पॉइंट हैं इसमें मैंने कुछ मतलब तथ्यात्मक PDF बनाया है, तो वो हम आपको भेज देंगे। हो सकता है आपके काम आए, आगे अपील अगर आप करें हैं तो, या रिव्यू की कुछ लगाएं तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और फिर आपके पास कोई ऐसी जानकारी और हो तो वो भी आप हमसे शेयर करके मेरे को ही भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा भी ऑर्डर आने वाला है जो भी आएगा। इन्हें सब देख के ऐसा लगता है कि ऑर्डर में अब क्या होता है ये देखते हैं अपन, जैसे मैंने बोला। और लेकिन ये चीज़ तो है कि हितरक्षक संघ, अब कोई जाए ना जाए, हितरक्षक संघ फ्री ऑफ कास्ट बिना किसी से और कोई पैसा लिए सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे
और सुप्रीम कोर्ट तक ये हम आगे दम तक और भी जो तथ्य सामने आएंगे या कोई बताएगा या ये सब तथ्यों को शामिल करते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेंगे और कोशिश करेंगे कि पेंशनरों के पक्ष में ये डिसीजन आए। अब इसमें ये हो सकता है कि ये स्टे, चूंकि पिटिशनर की मतलब डिसमिस ही हो गई है पिटीशन, तो आपका जो स्टे मिला था और जो रिकवरी आपकी रुक गई थी, वो रिकवरी आपकी जो रेगुलर रिकवरी है वो तो चलेगी। इसके अलावा एक एडिशनल रिकवरी फिर से हर महीने आपकी जब तक पूरी वो जितनी रिकवरी आपकी रुकी थी वो जब तक फिर से वो कंटिन्यू नहीं हो जाती, जब तक आपकी रिकवरी हर महीने होएगी, ऐसी भी संभावना है। तो उससे अब ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने या कहना चाहिए जो भी जिनने भी पिटीशन लगाई सबने अपने दम पे कोशिश की और इसमें जीत या हार या कहना चाहिए जो भी है अपन ने अपना जितना जोर लगाना था लगाया सबने, और उसमें जो भी होगा ठीक है। अपने तरफ से कोशिश करना चाहिए। हमके समझ में आया हमने कोशिश की, दूसरों के समझ में आया उनने कोशिश की। अब बाकी जो भी फैसला आया है उसके अलावा अपने पास कोई विकल्प भी नहीं रहता कि वो फैसला माना जाए। जब तक उस फैसले को चैलेंज करेंगे तो हम तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और बाकी संगठन या बाकी पिटिशनर जैसा भी करें देखी जाएगी। और हमारा जो फैसला आएगा उस संबंध में फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को आप ध्यान से सुने और इसे अन्य संगठनों तक खास करें जिन्होंने इस संबंध में मामले लगाए हुए हैं या ऐसे पिटिशनर जो जागरूक हैं और जो आगे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के इच्छुक हैं, वो वीडियो भी अवश्य सुने और एक दूसरे से अपन लोग सहयोग करें और कोशिश करें कि पेंशनर हित में हम लोग कुछ मुद्दों पे एक साथ आकर और एक दूसरे से अपना कहना चाहिए ज्ञान बांटकर, अपनी जानकारी बांटकर, शेयर करके और मिलजुल कर अपन लोग कोई मुद्दे को कंटेस्ट करें, लड़ें ऊपर तक, तो शायद पेंशनरों का इसमें कुछ भला होगा। आगे मैं फिर से जैसा हमारा डिसीजन आएगा आप सब लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।